हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट बीपीएससी डेली मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में हम डेली क्वेश्चन लेकर उसको डील करते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं कि किस प्रकार से इसका मॉडल आंसर तैयार किया जाए, क्या पॉइंट आप उसको उसमें इनपुट कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हुए क्या उसके क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आंसर को प्रस्तुत करते हैं। तो उसी प्रक्रिया में उसी क्रम में आज का हमारा नया क्वेश्चन होगा, इसको हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। और चूंकि बिहार पीसीएस में जो सेक्शन पूछे जाते हैं उसमें जो विभिन्न आयाम हैं आपके साइंस एंड टेक के, तकनीकी डेवलपमेंट के, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इस तरीके से जब आप आंसर लिखते हो अपना, तो जो सबसे प्रारंभिक बात ये होती है कि जो क्वेश्चन का क्रक्स है आप उसको समझ पाओ। अगर आप क्वेश्चन का क्रक्स और उसके डिमांड को समझ पा रहे हो और सेगमेंट में तोड़ पा रहे हो, तो जाके इसका जो बेसिक निचोड़ निकलता है, आप निचोड़ प्रस्तुत करोगे, वह काफी कंक्रीट होगा। तो हमने इस प्रक्रिया में यह भी देखा है कि कैसे आप क्वेश्चन को फ्रेगमेंट करते हो, की पॉइंट के अकॉर्डिंग, टॉप पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिखते हो। यहाँ पे एक बात जरूरी है बताना, जिसमें स्टार्टिंग ये है कि आप जब अपना इंट्रो देते हो, अपना मेन बॉडी पार्ट लिखते हो, तो उसका रेशो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का जो डिमांड होता है वह रेशो अगर आपको पता है तो कम शब्दों में आप अपने इंट्रो को लिखते हुए ज़्यादा फोकस कर सकते हो मेन बॉडी पार्ट पर। बाकी की पॉइंट अगर आपको याद है, आपको पॉइंट याद है, तो उसको एलेबोरेट करने में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आज हमारी जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि वैसे बच्चे जिन्हें इनकी नीड है, जो इस प्रोग्राम से जुड़कर अपनी आंसर राइटिंग में सुधार सुधार करना चाहते हैं, वह इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है और व्हाट्सएप लिंक है, जिससे आप जुड़कर अपने आंसर को हमें सबमिट कर सकते हो, और विद इन 72 आवर्स आपको आपका आंसर रिव्यू मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं बिना देरी के कि आज का क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में हम किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें। डिस्कस द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस। तो इसमें जो आपका की पॉइंट है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका बतानी है किस क्षेत्र में, ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस। जिस प्रकार से विश्व की बढ़ती जनसंख्या के कारण दबाव बढ़ता जा रहा है पृथ्वी पर, तो विभिन्न प्रकार के जो हेल्थ संबंधी समस्याएं होती हैं वह उत्पन्न हो रही हैं। और विभिन्न प्रकार के जो मानवीय एक लाइफस्टाइल है, खान पीन का, आवास स्थान का, वह कहीं ना कहीं प्रकृति पर बर्डन बढ़ा रहा है। तो जो विभिन्न हेल्थ संबंधी समस्याएं निकल कर आ रही, नए नए प्रकार के रोग और जो वेरिएंट हैं वह आपस में मिलकर एक नए प्रकार के रोग को जन्म दे रहे हैं। अभी हाल ही में पेंडेमिक में आपने देखा कि इस प्रकार से कोरोना एक वैश्विक समस्या के रूप में, वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर निकला। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उनके लिए क्या बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, उसके विभिन्न आयामों को हम देखते हैं। और क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, चूंकि वैश्विक संदर्भ में पूछा है, तो इसमें हम देखते हैं। और इंट्रो आपका इस रूप में हो सकता है कि रोग की रोकथाम, निदान, उपचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के लिए नवीन समाधान विकसित करने के लिए जैविक प्रक्रियाओं, जीवों और प्रणालियों का लाभ उठाकर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में जैव जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर जो एक स्वास्थ्य संबंधी भूमिकाएं हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप है, उपचार प्रणाली को बेहतर करने संबंधी जो एक बात है, उसमें ये बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आज देखते हैं कि क्या क्या किस रूप में यह महत्वपूर्ण होती है। तो हम देखते हैं कि औषधि निर्माण में विभिन्न प्रकार के जो न्यूरो डिजेनरेटिव रोग होते हैं, वैसे रोग जिनके लिए अभी तक मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाया है, उसके संदर्भ में विभिन्न रिसर्च और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रक्रिया है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, इस पद्धति का सहारा लेते हुए दवाओं के निर्माण में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये नए दवा के निर्माण में बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका।
आपने देखा होगा कोरोना टाइम में किस प्रकार से जो वैक्सीन्स अवेलेबिलिटी दिखाई गई, जो वैक्सीन का एक उत्पादन हुआ, उसमें इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल बहुत उच्च रूप में किया गया, बहुत महत्वपूर्ण रूप से किया गया। इसके अलावा जो टारगेटेड उपचार प्रणाली होती है, लक्षित उपचार प्रणाली होती है कि दवाओं का जो असर हो वह पर्टिकुलर उसी रूप में हो, उसी क्षेत्र पर हो जिसे इसकी नीड है। तो टारगेटेड उपचार प्रणाली के रूप में ही बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसमें विभिन्न जो मोनोक्लोनल क्लोनल एंटीबॉडीज हैं, जीन थेरेपी माध्यम से इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो आपके इसमें लक्षित उपचार की बात हमने की। टीका विकास में हमने बात ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें कोरोना टाइम में जिस प्रकार से नए वैक्सीन का निर्माण किया गया और विभिन्न क्लिनिकल ट्रायल हुए उस पे, और फिर जाके देश की आवाम को, देश की जनता को वह वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। तो यह सारी चीज़ें जो होती हैं वह विभिन्न टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप की पॉइंट के माध्यम से अपने आंसर को अपने वर्डों में लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको जो इसका एक एलाबोरेशन है, उसका डीप एनालिसिस होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं हम देखें अगर, तो जैसे इसमें निदान और उसकी निगरानी किस रूप में की जाती है। तो हम देखते हैं कि देखभाल के बिंदु पे परीक्षण इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक रोग होते हैं और पुरानी स्थितियों और आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए तीव्र, पोर्टेबल और किफ़ायती निदान उपकरणों के विकास की सुविधा यह नैनो बायोटेक्नोलॉजी प्रदान करती है। इससे शीघ्र पता लगाने, उपचार शुरू करने और रोग जो प्रबंधन होते हैं उसके परिमाण में सुधार होता है। तो यह प्रक्रिया भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें हम देखभाल के बिंदु परीक्षण पर अगर देखें तो बायोसेंसर एक प्रक्रिया है जिसमें निदान और रोकथाम किस प्रकार से होता है। तो बायोटेक्नोलॉजिकल सिद्धांत पर आधारित बायोमेडिकल सेंसर और परीक्षण जो होता है, उसकी टेस्टिंग जो होती है वह किस रूप में है, जिसके माध्यम से रक्त, आपके ब्लड, आपके लार, सलाइवा और मूत्र सहित विभिन्न प्रकार के जो नमूना प्रकार जो एक बायोमार्कर होते हैं, जो आपके रोग का आधार तय करते हैं, उसमें इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बायोसेंसर के रूप में, बायोमार्कर के रूप में बायोटेक्नोलॉजी जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है रोगों के रोकथाम की पता लगाने के संदर्भ में। इसके अलावा हम देखें तो जीनोमिक जो अनुक्रमण है, जिसमें विभिन्न मेटागेनोमिक्स और व्यक्तिगत जीनोमिक्स के लिए जो विभिन्न पीढ़ी प्रौद्योगिकियों का व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसके संदर्भ में जीनोमिक डेटा होते हैं वह रोग जोखिम, किस प्रकार का रोग है और किस प्रकार से इसके प्रसार की संभावना है, उसके संदर्भ में रोग जनन और उपचार प्रतिक्रिया के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के जो आपके रोग के जोखिम है, उसका उपचार प्रक्रिया क्या होना चाहिए, उसके लिए एक अंतर्दृष्टि बायोटेक्नोलॉजी जो संसाधन है उसके माध्यम से, उसके डेवलपमेंट के माध्यम से प्रचार किए जाते हैं। इसी में अगर हम देखें तो चिकित्सकीय जो हस्तक्षेप है, किस प्रकार से जो एडिटिंग के माध्यम से, जिस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन में डील किया था कि जीन एडिटिंग जो क्रिस्पर कैस 9 है वह किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, क्या उसकी चुनौतियां हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे आप देखेंगे कि एडिटिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो बदलाव हैं, चाहे आपके वह सतत जनरेशन बाय जनरेशन जो आनुवांशिक रोग होते हैं, उसमें जीन में कुछ बेसिक से एडिट कर देते हैं, उसके बाद उस रोग संबंधी जो समस्या होती है उसका निदान किया जा सकता है। तो उसमें जो इसी को कहते हैं चिकित्सकीय हस्तक्षेप। तो इसमें आपकी जीन थेरेपी, सेल थेरेपी और बायो फार्मास्यूटिकल जो विभिन्न प्रकार की जो दवाओं के माध्यम से टारगेट करके उसको उस रोग संबंधी जो लक्षण है उसको समाप्त किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ वेरिएशन लाके नए जीन का रूप देकर और उसे एक नए तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे हमने बात किया था डिजाइनर बेबी का। डिजाइनर बेबी का जो होता कंसेप्ट ये होता है कि आप अपने मन चाहे अकॉर्डिंग जो बेबी है उसमें वो लक्षित गुण ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो यह प्रक्रिया, जो कि इसके नेगेटिव पॉइंट में हमने देखा था कि यह एक सामाजिक भेदभाव पैदा करेगा, डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा, वह उस रूप में वह निकल कर सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हस्तक्षेप आपका है चिकित्सीय क्षेत्र में, वह इस रूप में प्रस्तुत हो सकता है। तो ये पॉइंट आपके हुए। इसके अलावा अगर हम देखें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप में, सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप में अगर हम देखें तो रोग को मॉनिटरिंग करना, डिसीज का जो मॉनिटरिंग है वो इस रूप में हो सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी, जीनोमिक्स, महामारी विज्ञान, रोगजनक जो जीनोटाइपिंग और आणविक निदान के माध्यम से रोग निगरानी प्रयासों का समर्थन करती है। तो विभिन्न प्रकार के जैसे रोगजनक जीनोटाइपिंग, आणविक निदान जो जो होता है आपके, जो जिस प्रकार से अति सूक्ष्म परीक्षण करके और न्यूक्लियर मॉलिक्यूल द्वारा जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उसको टारगेट करके उसको खत्म किया जाता है, वह इस रूप में बताया जा रहा है। तो आपके रोग निगरानी में ये सारे जो चीज़ें हैं वह विभिन्न प्रकार के जो प्रकोप हैं और रोग संचरण की जो गति है उसको धीमी कर सकती है, उसको कंट्रोल में ला सकती है। इसके अलावा वेक्टर नियंत्रण किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से जो मलेरिया है, डेंगू है, जीका वायरस हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं इनको नियंत्रित करने के रूप में इसका निर्माण होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पर्यावरण निगरानी में जो जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका है वह पानी की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता और पर्यावरणीय संदूषकों की निगरानी के लिए बायो सेंसर और बायो रिमेडिएशन प्रौद्योगिकियों और माइक्रोबियल निगरानी जैसे जो प्रणाली है उसके विकास के माध्यम से पर्यावरणीय स्वास्थ्य में योगदान देती है। तो इस रूप में यह महत्वपूर्ण हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है और मेडिसिन के डेवलपमेंट से लेके जो इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल हैं उसमें क्या भूमिका हो सकती है, और कोरोना में किस प्रकार से वैक्सीन का निर्माण किया गया जिसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है एक महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन किया। ये सारी चीज़ें जो हैं वह हमने देखा। इसका अगर हम कंक्लूजन करें तो आप इस रूप में अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो कि अंत में जैव प्रौद्योगिकी रोग की रोकथाम, निदान, उपचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो हस्तक्षेप हैं उसके स्पेक्ट्रम में नवाचार लाकर, उसमें इनोवेशन लाकर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान करने में बहुआयामी भूमिका निभाती है। वैश्विक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में निरंतर निवेश और हितधारकों के बीच सहयोग, जो इसके स्टेक होल्डर हैं उसके बीच में सहयोग और नैतिक विचार आवश्यक हैं। तो इस रूप में आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। और एक जब इस प्रकार के आप पॉइंट अपने आंसर में शामिल करते हो तो आपका आंसर एक कंकरेंट आंसर हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसको हमने विभिन्न आयामों के माध्यम से डील करने का प्रयास किया। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच और स्टडी सर्कल के बीच इस चैनल को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।